हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं आकाश, आपका आकाश मैथ्स पे स्वागत करता हूं और मैं आपको यहां आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के सवालों को बेहद ही सरल ढंग से और बहुत ही कम समय में करना सिखाता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कल के अपने सचिवालय सहायक बनने के वाले एग्जाम की तरफ पूरे जी जान से फोकस तरीके से लगे होंगे। बहुत सारे भाई बहन तो बहुत सारे परीक्षार्थी तो ट्रेन में होंगे, यात्रा के दौरान भी होंगे, जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा दूर दे दी होगी और बाकी कल आज रात में या तो फिर कल सुबह निकलेंगे। तो एकदम आप शांत रहें, जी जान मतलब शांत रहें, ध्यान से एग्जाम दे। टेंशन तो सबको होती है पर डिप्रेशन नहीं आने देना है अपने ऊपर। ये मौके को सही ढंग से भुना लेना है और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। 2-3 मार्क सवाल तो जरूर इससे आएंगे, मैं ऐसा पूरा अपेक्षा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय इधर उधर की बर्बाद नहीं करते हैं। ये 10-15 मिनट का सेशन होगा, वीडियो होगा और वो काफ़ी है आपके 2-3 मार्क्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा मैं बोर्ड पे आपको दे रहा हूँ कि ए बी फॉर्मूला आपने मतलब जब से आप पढ़ रहे होगे कंपटीशन की दुनिया में, तब से ए बी फॉर्मूला का लोग बच्चे नाम जानते ही हैं। ये लगातार वृद्धि या कमी को जब दर्शाया सवाल में पूछे तब ये पूछा जाता है। सवाल ऐसे हो कि एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत को 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तब उसका मूल्य अब कितना हो गया। या फिर क्षेत्रफल वाले वृद्धि वाले सवाल हो, तब आप ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हम पहले सवाल को करते हैं कि वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तो उससे क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। अब बातें करने का समय नहीं है, हम एग्जाम के बाद ढेरों बातें करेंगे, इसलिए सीधे सवाल पे आता हूँ। ये आया हुआ है आपके ही शिफ्ट में, जिसकी आप एग्जाम में देने जा रहे हैं, वो लीक जो हुई थी कि ये शायद मतलब ये 23 तारीख वाले फर्स्ट शिफ्ट में है ये, और ये 24 तारीख वाले शिफ्ट में पूछा गया। तो प्रश्न है कि वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो ये होगा 6.09%। जितने भी वीडियोज में मैंने इसका सॉल्यूशन बताया है, मैं बताया हूँ कि मेरे साथ या जो भी मैं जब इसे सॉल्व करता हूँ तो ये ऐसे इतनी प्रैक्टिस हो गई है। अगर आपकी प्रैक्टिस ना भी है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे कि आप यहाँ ए बी फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा कि 3% की वृद्धि है तो 2 बार एकदम क्षेत्रफल वाले में आपको ध्यान देना है कि वृत्त का हो, वर्ग का हो, आयत का हो, मतलब क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि ये आप गुना करते हैं एल बी, मतलब एल बी लंबाई गुने चौड़ाई, या फिर भुजा स्क्वायर आप करते हैं, या फिर आप ये त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो सब जगह ये लगातार 2 बार वृद्धि को दर्शाता है। वर्ग मतलब वही होता है, किसी भी संख्या को वर्ग कर का मतलब ये हुआ कि उसमें लगातार 2 बार वृद्धि करने पे ये वृद्धि जो कर रहा है, तो दोनों में लगातार वृद्धि होगा। तो 3 + 3 गुने 3 3/100, तो ये हो गया 3 3 6 और 0.9, 6 + 0.9 6.09%। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो थोड़ा सा आप लिख करके भी करेंगे तो 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। अब इस सवाल में आते हैं जो 24 तारीख को पूछा था, इसलिए इस बोर्ड पे इससे ज्यादा स्पेस की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो उसकी भी जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल को जिसमें वृद्धि दर्ज हो या कमी हो, मैं बिना पेन पेपर का करता हूं और आप भी करेंगे मेरे से सीखने के बाद। तो अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो 70 और 12 82, ये हो जाएगा 82%। क्यों, फिर अब वही लगाएंगे, 2 बार वृद्धि है तो 40। जैसे इसमें आप त्रिज्या में वृद्धि की है तो यहाँ क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आर है, क्या है, पाई गुने आर है, तो इसीलिए यहाँ लंबाई गुने चौड़ाई है। अब यहाँ आर गुने आर है, पाई कांस्टेंट है, इसलिए हम इस पर कोई फोकस नहीं करता, वो सब जगह साथ साथ जाएगा। तो इसीलिए हम सिर्फ त्रिज्या की वृद्धि को डायरेक्ट दर्शा देते हैं। अब यहाँ लंबाई में 40 का वृद्धि हुआ और चौड़ाई में 30 का हुआ, तो +40 a गुने b होता है ए बी फॉर्मूला में बटे 100। तो ये 40 30 70 और 12 82, वही मैं डायरेक्ट बोला कि 82% का होगा। ठीक, अब इसे चक्रवृद्धि ब्याज में इसे कैसे यूज करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का है कि 10,000 रुपए की राशि पर 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा
तो यही 5% की वृद्धि हो रहा है 2 वर्ष के लिए, तो ये 10.25 का नेट वृद्धि होगा। कैसे? ठीक वैसे ही, अगर आप इतना जल्दी नहीं कर सकते तो आप लिख के करेंगे। एग्जाम में कोई रिस्क नहीं लेना है, 2-3 सेकंड लगेंगे, उससे भी ज्यादा नहीं लगेगा। 5 × 5/100, तो ये 5 + 5 10 हो गया, और ये ऊपर 25 में 100 से जब भागा देंगे तो 10.05%। ये क्या हुआ कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ये कितने का होगा? तो 10,000 का होगा। 10,000 × 10.25/100, 2 शून्य से 2 शून्य, और इस दशमलव से ये 2 शून्य जाएगा, यानी 1025 रुपया इसका आंसर होगा। 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो आप ऐसे इसमें ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। फिर अगला में जब अंतर वाला सवाल, ये सीजीएल तक में, एसएससी सीजीएल तक में ये पूछा जाता है, जिसका मैथ्स का पेपर मतलब मैथ्स का लेवल सबसे टफ माना जाता है मैथमेटिक्स के कंपटीशन की दुनिया में। तो ये हो गया कि 6,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का 10% दर से, ब्याज का दर 10% है, तो CI कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और SI साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो बस इसे क्या करना है आपको, मैं बार बार ये बताया हूं कि यहां से AB फॉर्म आपको पता है कि साधारण ब्याज का क्या होगा दर, 5% पहले वर्ष और 5% अगले वर्ष 10% हो जाएगा। ये SI होगा, ये आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो बस जोड़ देना है कि SI क्या हो जाएगा 2 वर्ष का, तो ये 10% हो जाएगा। अब CI क्या हो जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला हम लगाएंगे जैसे ऊपर वाले में लगाया था कि 10 + 10 × 10, सॉरी प्लस, यहाँ प्लस 10 × 10/100, ठीक है। तो ये एक बार में जाएगा, 10 10 20, 1 21 होगा, 21%। तो साधारण ब्याज का दर, सॉरी 10% के हिसाब से 2 वर्ष का 20% होगा, सॉरी 20% होगा। तो साधारण ब्याज 20% प्राप्त होगा और चक्रवृद्धि ब्याज 21% प्राप्त होगा। तो दोनों का अंतर क्या हुआ, 1% हुआ। तो वही पूछ रहा है कि कितना प्राप्त होगा, तो राशि के रूप में हो जाएगा वो 6,000 रुपये का 1%, तो 1/100 यानी कि 60 रुपया इसका आंसर होगा। और एक और तरीका मैं बता देता हूं एकदम से मुंह जबानी करने का, कि जब भी अंतर पूछे SI और CI का, जब भी दे, कोई भी राशि हो, कोई भी दर हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। 2 वर्ष वाले, 2 वर्ष का हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम यहाँ सिर्फ 2 वर्ष होगा। उस पे अंतर आप कैसे लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, कि जो ब्याज का दर है उसका आप वर्ग करके 100 से भाग दे देंगे। ब्याज का जो दर है उसका वर्ग करके आप 100 से भाग दे देंगे, वही अंतर होगा। जैसे 10 का यहाँ वर्ग स्क्वायर क्या होगा 100, और उसे 100 से जब भाग देंगे तो 1, तो 1 यही तो अपना रहा है, एक SI और CI का अंतर जब भी हो। जैसे अगर ये 5% होता चक्रवृद्धि ब्याज का दर या साधारण ब्याज दोनों का दर, और पूछता कि 2 वर्ष में इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो 5 का आप वर्ग करेंगे 25 और उसको 100 से जब भाग देंगे तो 0.25%, यही अंतर होगा दोनों का। तो अब बढ़ते हैं, अब एक कमी और बेसी वाली भी कर ली जाए, थोड़ा सा अलग ये लेवल का हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला ही है, इसमें भी लगाएंगे। जब ऐसे सवाल दिखे तो आपको घबराना नहीं है, बस ये भी फॉर्मूला लगा करके धुआं उड़ा देना है। प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% घटा दिया जाए। ये ध्यान दें आप, हर बार वृद्धि हुआ, इस बार घटा दिया, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। तो यहां भी ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। वृद्धि तो पॉजिटिव यानी 20, तो यहां पे हम क्या लिखते थे प्लस, लेकिन जब यहां आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -10, तो हम माइनस को ये माइनस लिख देते हैं। जब कमी हो तो जो कमी होगा उसके आगे हम माइनस लगाएंगे, तो ये -10 होगा। ठीक वैसे ही हम यहाँ प्लस जब करते थे, जब सब में किए हैं भी फॉर्मूला लगाए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 20 × ये -10, आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, बटे 100। तो ये माइनस जो होगा यहाँ से हटा देता हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया 20 और उसमें से 2 बार यानी 12 घटा, तो ये 8% का। ये अगर पॉजिटिव आया तो वृद्धि, और अगर ये नेगेटिव आ गया
तो कमी होगा। जैसे इसी में रहता कि आयत में लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 30% का, अगर ऐसा होता, मैं इधर लिख देता हूं, 30% की कमी कर दी जाती तो क्या होता, ये 20 होता माइनस 30 होता माइनस 20 गुने 30/100 होता। तो ये 6 ऊपर हो जाएगा, तो 30 × 36 में से जब 20 जाएगा तो -16 आएगा। तो ये क्या बताएगा, कमी को बताएगा कि पहले वाले से 16% की कमी हो जाएगी नए वाले क्षेत्रफल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस तरह के सवाल तो आने ही आने हैं, क्योंकि ये चाहे इस रूप में आए, इस रूप में आए, या चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वेश बदल करके आए, मतलब सवाल अलग होंगे, बनाने का तरीका आपका एक होगा, सब जगह ये लागू होगा। तो आप लागू करेंगे, ऐसे बनाएंगे तो चुटकियों में बनेगा। और एक और कर लेता हूं, एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, वो भी हम 2-4 सेकंड में ही सीख लेंगे। वो था जो उससे भी रिलेटेड सवाल आए हैं, तो अगर पूछ दे तो अफसोस करने से बेहतर है कि 5 मिनट में मार्क्स उठा लेंगे हम लोग 2-4 सवाल सीख करके। तो मैं बने रहिए। अब इससे हम सीख लेते हैं, ऐसा सवाल आया हुआ था तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। बस 4-5 मिनट में हो जाएगा। बस आप ध्यान देना कि आपका प्रश्न आया हुआ था, आप तो इससे भाई परिचित हैं कि 2 के पावर 89 को जब 89 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। तो 2 के पावर जब आप 89 को 89 से भाग दोगे तो शेषफल इसका 2 बचेगा। कैसे बचेगा, तो वो यहां से बचेगा। ये a के पावर, ये पॉइंट्स 2 हैं पॉइंट्स के रूप में, ये फर्मेट-लिटिल थ्योरम ये कहा जाता है कि उनका कहना था, उन्होंने सिद्ध किया, थ्योरम दिया कि जब a के पावर p-1 को p से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 1 बचता है, और a के पावर p को जब p से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर a बचता है। ये वाला a, यही रिमाइंडर बचता है। कब, जब p जो है अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, p जो है अभाज्य संख्या हो। यहाँ भी अभाज्य होगा, मतलब दोनों जगह पे। ये उनका थ्योरम था और उसको मैंने बढ़ा करके लिखा, बढ़ा करके 2 बार 3 बार नए थ्योरम बनाए जा सकते हैं। ऐसे सवालों को थ्रू इसे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप कम से कम 2 तो जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर पूछा है तो उसका बढ़ा हुआ रूप भी वो पूछ सकता है, या फिर ओरिजिनल थ्योरम पे बेस्ड सवाल पूछ सकता है। और यहाँ क्या है कि p जो है प्राइम नंबर है, p जो है प्राइम नंबर है, और a और p क्या है, सहअभाज्य है, को प्राइम है। मतलब इन दोनों का HCF जो है, HCF 1 होगा, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे आप ये देखो कि 2 के पावर 89 को 89 से भाग दे रहा है, तो 89 अभाज्य संख्या है और 2 और 89 सहअभाज्य संख्या, को प्राइम है। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये जब जिससे आप भाग दे रहे हैं वही पावर में है, जिससे आप भाग दे रहे हैं वही पावर में है, तो क्या होता है कि बेस जो होता है वही रिमाइंडर होता है, यानी यहाँ 2 जो है वही रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा। अब ये एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं कि 5 के पावर 23 हो, 5 के पावर 22 हो, उससे 23 से भाग देंगे तो शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ये 23 क्या है, प्राइम नंबर है, और 5 भी वैसे प्राइम नंबर ही है, लेकिन ये सहअभाज्य संख्याएं भी हैं। जब दोनों प्राइम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2 भी यहाँ प्राइम था, ना भी रहे उसका भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया है कि जब दोनों प्राइम न रहे तो सहअभाज्य होना जरूरी है। तो ये जब 23 से आप भाग देंगे तो या तो यहाँ 23 होना चाहिए, नहीं तो 23 से 1 कम। तो 23 से 1 कम वाले में कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर 1 बचता है। जब नीचे वाले से पावर 1 कम हो तो शेषफल 1 बचता है, तो इसका आंसर 1 होगा। ये करते हैं, ये ठीक अच्छा सा एक सवाल है कि यहाँ क्या है कि यह अभाज्य है, यह अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं है। तो यही कहा गया है कि दोनों के बीच कुछ कॉमन ना हो, दोनों सहअभाज्य हो। तो दोनों सहअभाज्य हैं। क्या उन पावर में जो है, पावर में 54 जो है, क्या ये 19 से 1 कम या ज्यादा, मतलब 19 के बराबर है? नहीं। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ क्या होता है कि इसे 18 गुने 3 लिख सकते हैं, वो ऐसे भी करके देगा, या तो 19 के मल्टीपल में वो देगा, गुणज देगा, नहीं तो 19 से कम p-1 का वो मल्टीपल होगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 8 का पावर 18, ठीक है, और ये गुने 3, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे हम 19 से भाग देंगे तो ये कुछ वैसा ही हो गया। तो जब इससे हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 और उसका पावर 3 बचेगा, यानी कि 1 यही आंसर होगा, यही शेषफल आएगा इसका। आपको ध्यान रखना है, ये 1 आएगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें जब भी हो। ऐसे भी इसका थोड़ा सा बड़े पैमाने पर सवाल दे सकता है, तो आप करेंगे। मैं आशा करता हूं एकदम कूल होकर के एग्जाम दें। उम्मीद करता हूं आप बताना जरूर कि आपका पेपर कैसे गया। अगर इससे आएगा तो फिर तो कहना ही नहीं है, आपका सफल होगा ये वीडियो देखना। और मैं कामना करता हूं कि आप अच्छा करेंगे अपने पेपर में। सबको बेस्ट विशेष, आप अच्छा हो, आपका मतलब परीक्षा शानदार जाए, ऐसी कामना करता हूं। फिर मिलते हैं परीक्षा के बाद से, तब तक के लिए आपका धन्यवाद देखने के लिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।